जय हिंद दोस्तों। मोडाल के ऊपर ये फोर्थ वीडियो मैं दे रहा हूँ और मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो भी ग्रामर का पार्ट आपको मैं पढ़ाता हूँ उसको आप लिखने में, पढ़ने में, बोलने में आप सही तरीके से यूज कर पाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्प्लिफिकेशन किया जा रहा है ताकि चीज़ों का व्यवहारिक एस्पेक्ट आप समझें और उसको यूज में लाएं। आज मैं आपको बता रहा हूँ मोडाल हेल्पिंग वर्ब कैन के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी मोडाल का हम यूज करते हैं तो ये स्पीकर के ओपिनियन के बारे में बात करता है। तो जब हम कैन का यूज कर रहे हैं यानी कि ये क्षमता बताता है उस व्यक्ति का उस काम के प्रति, जो मेन वर्ब आता है उसके प्रति एबिलिटी को दर्शाता है। और कुड जो है इसका पास्ट और वीकर फॉर्म है, यानी कि जब हम पास्ट में यूज कर रहे हैं तो कुड का यूज करेंगे, या फिर एबिलिटी थोड़ा सा वीक करना है तो हम इसको वीकर फॉर्म में भी कुड का ही प्रयोग करते हैं, यानी कि दो यूज है इसका। जैसे एग्जांपल अगर मैं कहूँ, ही कैन रन फास्ट, ही कैन रन फास्ट। तो यहाँ पे जो कैन है ना, ये एबिलिटी दिखा रहा है इस एक्शन में, इसका इसका। तो ये जो भी लिखा है इस वाक्य को या जिसने भी इस वाक्य को बोला है वो ये बता रहा है कि इस व्यक्ति की एबिलिटी है दौड़ने में और तेज दौड़ने में। तो ये कैन एबिलिटी की बात कर रहा है। तो ये इंटेंशन का पता चलता है, मोडाल से मूड का पता चलता है। अगर हम कैन की जगह में लगाएं तो आप समझ रहे हैं ना क्या हो जाएगा कि शायद वह दौड़ सकता है तेज, शायद मतलब उसमें श्योरिटी नहीं है। तो ये एबिलिटी की बात हो गई। तो कभी भी हम कैन का यूज हैपनिंग वर्ब के साथ नहीं लगाते हैं, मतलब डूइंग एक्शन जो होता है, जैसे आपने पढ़ा था कि जो डूइंग एक्शन और हैपनिंग एक्शन दो तरह के एक्शन होते हैं। तो जो हैपनिंग वाला होता है उसमें कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। वहाँ पे क्या करेंगे, हैपनिंग वर्ब में कैन गलत हो जाएगा और इसके जगह आप मे का प्रयोग करिएगा, जो मैंने मे में भी बताया था। डूइंग एक्शन के साथ ये ठीक है, एबिलिटी को दिखा सकते हैं। जो काम खुद होता है जैसे मरना, गिरना, तो उसमें आप एबिलिटी कैसे दिखा सकते हैं? तो हैपनिंग नेचर वाले में कैन का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ he told me he told me that he could run fast, तो यहाँ पे कैन का हमने कुड किया, कारण क्या था, पास्ट में था। उसने मुझे कहा कि वह दौड़ सकता है तेज, लेकिन वह कहा कब था, पास्ट में, इसलिए कैन को हमने पास्ट में लिखा कुड के सेंस में। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कुड यू कम हियर, कुड यू कम हियर, तो ये हम पूछ रहे हैं किसी से रिक्वेस्टफुली कि क्या आप यहाँ आ सकते हैं। तो कुड यहाँ पे पास्ट फॉर्म नहीं, वीकर फॉर्म है, यहाँ एबिलिटी नहीं दिखा रहा है, वीक है इसका मतलब मे का सेंस देगा। कुड जब हम यूज करते हैं वीकर फॉर्म में तो ये इक्विवेलेंट टू मे हो जाता है लगभग। तो कुड जो है पास्ट और वीकर फॉर्म दोनों है, कैन एबिलिटी का काम करता है। तो अगर कभी भी हम कैन का प्रयोग कर रहे हैं तो एबल और केपेबल वर्ड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर लिखेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, मतलब एक ही उद्देश्य के लिए दो दो वर्ड आप यूज कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई कैन बी एबल टू विन दिस रेस, आई कैन बी एबल टू विन दिस रेस। या अगर मैं कह रहा हूँ कि ही कैन बी कैपेबल ऑफ विनिंग दिस रेस, तो बोलिए ये वाक्य गलत है कि नहीं। जब हम कैन लगा रहे हैं तो ये तो एबिलिटी बताता ही है, तो फिर एबल क्यों लिखा, कैन कैपेबिलिटी बताता है तो कैपेबल क्यों लिखा, तो ये गलत हो जाएगा, ये सुपरफ्लुअस यूज है। तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि आई शैल बी एबल, कैन को हटा दीजिए, आई शैल बी एबल टू विन दिस मैच,
रेस, ही विल बी कैपेबल ऑफ विनिंग दिस रेस, यानी कि वह योग्य होगा इस रेस को जीतने का। ही विल बी, वह सक्षम होगा इस रेस को जीतने का। तो कैन के साथ एबल वर्ड जो लगा रहे हैं या कैपेबल गलत है, यहाँ पे विल लिख दीजिए तो ये सही हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई कैन टीच देम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उन लोगों को पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। तो ये इक्वल टू हो गया आई एम एबल टू टीच देम। तो चाहे ऐसे बोलिए या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम कैपेबल, कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं, आई एम कैपेबल ऑफ विन टीचिंग देम। ठीक है, तीनों वाक्य का मतलब एक ही है। आई कैन टीच देम मीन्स आई एम एबल टू टीच देम, या आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग देम, ये तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ एबल हम शाब्दिक वर्ड शब्द का प्रयोग किए हैं, यहाँ शाब्दिक वर्ड जो है कैपेबल, इसका अर्थ जो होता है सिमेंटिक मीनिंग इसका हुआ सक्षम, इसका योग्य हो गया और इसका मतलब यही हुआ। तो जब हम इसका लगा रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं कैन का, तो एबल और कैपेबल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर मैं कह रहा हूं कि आई कुड टीच देम यस्टरडे, ये दो वाक्य का मतलब आप समझिए, आई कुड टीच देम यस्टरडे, और एक मैं लिखा कि आई कुड हैव टॉट देम यस्टरडे। ठीक है, यहाँ भी यस्टरडे है, यहाँ भी यस्टरडे है, यानी कि दोनों पास्ट की बात है। यहाँ भी पास्ट है तो कुड लगा है, और इसके बाद कोई भी कुड हो, कैन हो, मे हो, माइट हो, आगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और कुड के साथ हैव लगा रहे हैं तो हैव के लिए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? तो दोस्तों कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर हम लगाते हैं तो आपको पता है कि मोडाल्स के साथ कभी भी हैव का प्रयोग करेंगे, तो ये जो बताता है पास्ट का इमेजिनरी एक्शन या अवस्था को बताता है, यानी कि वो चीज़ जो सिर्फ काल्पनिक है, हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, इमेजिनरी एक्शन है। और ये पास्ट का रियल एक्शन है, ये जो है ना रियल मीनिंग दे रहा है, और यहाँ पे कुड हैव जो है अनरियल मीनिंग दे रहा है। अनरियल मतलब इमेजिनरी, अर्थात यहाँ रियली काम हुआ है और यहाँ पे काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है। तो इसका मतलब हुआ आई कुड टीच देम यस्टरडे, यानी कि मैं उन लोगों को कल पढ़ा सका। आई कुड गो देयर इजली, मैं आसानी से वहाँ जा सका। आई कुड कंट्रोल देम इजली, मैं आसानी से उसे कंट्रोल कर सका। यानी कि ये बात सही में है और हुआ है, ये रियल मीनिंग दे रहा है। और आई कुड हैव टॉट, मैं कल उन लोगों को पढ़ा सकता था लेकिन पढ़ाया नहीं। आई कुड हैव वॉन द मैच, मैं मैच जीत सकता था लेकिन जीता नहीं। आई कुड हैव सेव्ड द ड्रोनिंग चिल्ड्रेन, मैं डूबते हुए बच्चों को बचा सकता था लेकिन बचाया नहीं, ये काल्पनिक है। तो कुड हैव जब भी है और नॉट जब नेगेटिव लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे? आई कुड नॉट हैव टॉट देम। तो कुड पास्ट का तो फॉर्म है ही, और कुड हैव भी पास्ट में ही जाता है, तो दोनों में क्या हुआ कि एक रियल बात कह रहा है, एक अनरियल बात कह रहा है। तो ये वीकर फॉर्म के सेंस में आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देयर कुड बी प्लस नाउन। तो ये जो बात होगा ना, ये फ्यूचर या प्रेजेंट टाइम के लिए होगा। और अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ देयर कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, देयर कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये जो हो जाएगा कुड हैव बीन लग गया है, तो इसमें मेन वर्ब बीन है और इसमें मेन वर्ब बी है। तो बी का कोई भी फॉर्म अगर मेन वर्ब में हो तो स्टेट ही बताता है, अवस्था बताता है, ये पास्ट इमेजिनरी स्टेट के लिए है।
और एक्शन के लिए क्या लिखा था, जैसे सब्जेक्ट होगा प्लस कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कोई एक्शन। ठीक है, तो जैसे अगर मैं कह रहा हूं यहां देयर से पहले देखिए, अगर मैं कहूं देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स अहेड, देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स अहेड। तो ये जो कुड बी है, इसमें कुड हेल्पिंग वर्ब हो गया और बी हमारा मेन वर्ब हो गया। देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स अहेड यानी कि आगे कुछ समस्या हो सकती है। यहाँ पे कुड बी का वही सेंस हुआ जो माइट बी का होता है, तो बिना कोई अंतर के यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। देयर कुड हैव बीन देयर कुड हैव बीन सम प्रॉब्लम्स विद देम यस्टरडे, यानी कि उन लोगों के साथ कुछ समस्याएं हो सकती थी कल। हो सकती थी मतलब हुई नहीं, तो कुड हैव बीन ये पास्ट का है, और जब भी हैव लग जाएगा मोडाल के साथ, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट का इमेजिनरी बात हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। देयर कुड हैव बीन विक्ट्री इन द लास्ट मैच, पिछले मैच में जीत हो सकती थी। देयर कुड हैव बीन डिफीट इन द लास्ट मैच, पिछले मैच में हार हो सकती थी। देयर कुड हैव बीन ट्रैफिक कंजेशन लास्ट संडे, पिछले संडे को यातायात में बाधा हो सकती थी। देयर कुड हैव बीन लॉस इन योर बिजनेस, आपके व्यापार में घाटा हो सकता था। और देयर कुड बी लॉस इन योर बिजनेस, हो सकता है आगे। देयर कुड बी सम प्रॉब्लम्स, हो सकता है आगे। सही है, तो इस तरह से इन चीज़ों का आपने पहले ही पढ़ा है। देयर माइट हैव बीन, देयर शुड हैव बीन, तो ये जब भी जाएगा तो पास्ट में चला जाएगा। और एक्शन के लिए तो ये हमारा है ही। जैसे अगर मैं कह रहा हूं ही कुड हैव सेव्ड द ड्रोनिंग, ड्रोनिंग का मतलब डूबता हुआ, ड्रोनिंग चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पास्ट में बात हो रही है कि ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। ही कुड हैव सेव्ड मतलब वह बच्चों को बचा सकता था लेकिन बचाया नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं वाक्य को सिर्फ ऐसे लिखूं कि ही कुड सेव, सेव्ड लिखेंगे तो गलत है, ध्यान रखिएगा, कुड के बाद V1। ही कुड सेव द ड्रोनिंग चिल्ड्रेन, तो दोनों में क्या फर्क हो गया, ही कुड सेव द ड्रोनिंग चिल्ड्रेन, इसका मतलब हो गया कि वह बचा सका, ये रियल बात है। ही कुड हैव सेव्ड, वह बचा सकता था लेकिन बचाया नहीं गया, ये अनरियल बात है, इमेजिनरी है। और अगर मैं कहूँ ही कैन सेव द ड्रोनिंग चिल्ड्रेन, तो ये हो जाएगा फ्यूचर का बात कि वो डूबते हुए बच्चों को बचा सकता है, यानी कि ये फ्यूचर की बात है। सेव करना, बचाना, ये कौन सा एक्शन है, डूइंग एक्शन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हैपनिंग एक्शन लगाऊं तो क्या ये सही होगा, जैसे पिछला वीडियो में मैं पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी, वहाँ हो सकता है कोई भी चीज़, इसकी संभावना होती है। और एबिलिटी मतलब कर सकता है कोई, इसका बोध होता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ ही कैन फॉल इन लव विथ दिस ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ही कैन फॉल इन लव। अब ये बताइए, ये वाक्य जो है ये सही है या गलत है, कैन का यूज जो मैंने किया है सही है कि गलत है। तो फॉल इन लव का मतलब प्यार करना होता है कि प्यार हो जाना होता है, प्यार होना। तो प्यार होना हैपनिंग एक्शन है, तो हैपनिंग में ये हम कैन एबिलिटी तो नहीं लगा सकते हैं कि वह प्यार में प्यार हो सकता है, और ये यहाँ हम उसकी क्षमता बता रहे हैं, ये तो एक हैपनिंग है। तो हैपनिंग के लिए यहाँ कैन का यूज जो किया गया है में है। सही है, अगर मैं कह रहा हूँ ही इज वर्किंग एट अ स्ट्रेच,
एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है लगातार, तो ही कैन फॉल इल। बताइए सही है कि गलत है? वह लगातार कार्य कर रहा है, वह लगातार कार्य कर रहा है तो वह बीमार पड़ सकता है। तो बीमार पड़ना कोई क्षमता तो नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी है। तो फिर जो यहाँ पे हमने प्रयोग किया है कैन का, ये गलत है। फॉल इल मतलब बीमार पड़ जाना, बीमार हो जाना, करना नहीं, होना। तो हैपनिंग एक्शन को हम कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं कैन के साथ। जैसे अगर मैं कह रहा हूं इफ ही विल नॉट गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट ही कैन डाई। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या गलती है? कैन है, कैन योग्यता को बताता है, प्रोबेबिलिटी नहीं। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि अगर उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज ना मिले तो वह मर सकता है। तो मरना क्षमता नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखता आई कैन किल अ टाइगर, तो किल मतलब मरना नहीं, मारना होता है। तो उसमें हम क्षमता दिखा सकते हैं जो डूइंग एक्शन है। हैपनिंग एक्शन के साथ हम ये नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन गलत है, यहाँ प्रोबेबिलिटी की बात हो रहा है, प्रोबेबिलिटी के लिए मे का प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे इट सीम्स दैट इट कैन रेन टुडे, तो इसमें क्या गलती है? ऐसा प्रतीत होता है कि आज बारिश हो सकती है। तो बारिश होना एक क्षमता नहीं, प्रोबेबिलिटी है। तो फिर से यहाँ पे कैन का गलत यूज हुआ है। तो इन उदाहरणों से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैन एबिलिटी दिखाता है, ना कि प्रोबेबिलिटी दिखाता है। तो इनका यूज करने में आप जो है सावधानी बरतें। अगर मैं कहूँ इट कैन हैपन अहेड, इट कैन हैपन अहेड, यह आगे हो सकता है। तो जब हो सकता है, होने वाली बात है, तो प्रोबेबिलिटी है। कैन क्यों लगाया है? यहाँ में लगाएंगे। सही है। अब कैन का यूज, कुड का यूज, कुड हैव का यूज, ये आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आज मैं एक और मोडाल्स में इंट्रोड्यूस, इनका बहुत सारे यूज है कंडीशनल में, तो मैं मोडाल्स के साथ ही कंडीशनल बताऊंगा। अभी कंडीशनल को यहाँ पे मिक्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ विल और वुड के बारे में। देखिए दोस्तों, विल जो बताता है कि कोई निश्चित तरीके से कोई काम फ्यूचर में होगा, मतलब वो होना निश्चित है। और वुड जो हो गया, इसका पास्ट और वीकर फॉर्म है। पास्ट फॉर्म भी है और वीकर फॉर्म भी है। तो जैसे अगर मैं कहता हूं यहाँ पे ही विल असिस्ट यू एट योर वर्क, वह आपके काम में आपको मदद करेगा। तो यहाँ पे विल लगा है तो क्या हुआ? एकदम 100% सर्टेन बात है। मे लगेगा तो क्या होगा? शायद करेगा। कैन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह कर सकता है, उसकी क्षमता है, वह आपको मदद करेगा, वो योग्य है इसमें। तो ही विल का मतलब हो गया कि कोई काम 100% सही है, वो होगा फ्यूचर में। अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में होगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ही टोल्ड मी दैट यू विल असिस्ट मी, यू विल असिस्ट मी, बोलिए इसमें क्या गलती है? अब गलती बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ रहे होंगे कि पास्ट में है मेन क्लाउज का वर्ब, तो आगे भी जो चीज़ें होगी वो पास्ट में होगी। यहाँ विल हटाइए और यहाँ पे वुड का प्रयोग करिए।
विल की जगह वुड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये पास्ट फॉर्म हो गया। वीकर फॉर्म में जैसे अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी या कॉफी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वुड है ये पास्ट फॉर्म नहीं है, ये हमारा वीकर फॉर्म है विल का। विल का ये वीकर फॉर्म है। तो हम पोलाइटली किसी से कोई चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं वुड यू लाइक, से सवाल आप करते हैं, या आप ऐसे करते हैं वुड यू माइंड, समझ रहे हैं। वुड यू प्रेफर, इस तरह से। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपका किताब पढूं थोड़ी देर के लिए, तो हम ये कह सकते हैं वुड यू माइंड, बहुत ही रिक्वेस्टफुली हम कह रहे हैं वुड यू माइंड इफ आई रीड योर बुक फॉर सम टाइम। तो ये पोलाइटली अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड यू लाइक और वुड यू माइंड से हम पूछते हैं। तो बहुत सारे फ्रेजेज में वुड का यूज होता है। फ्रेजेज में देखिए, तो ये सब वीकर फॉर्म है फ्रेजेज में। जैसे अगर हम कहते हैं वुड प्रेफर, वुड रैदर, बेटर, वुड सूनर, ये सब फ्रेजेज हैं, इनमें हमने वुड का प्रयोग किया है। तो ये सब पास्ट फॉर्म नहीं है, ये वीकर फॉर्म है। जैसे मैं एग्जाम्पलीफाई करके इनको दिखा रहा हूँ। जैसे प्रेफर करते हैं, जैसे सिंपली एक चीज़ है आई वुड प्रेफर टी, आई वुड प्रेफर टी टू कॉफ़ी। तो आई वुड प्रेफर में वुड यहाँ जो है वीकर फॉर्म है। और एक बात और ग्रामेटिकली ध्यान रखिएगा, प्रेफर के साथ हम टू लगाते हैं, सही है। और अगर वुड हटाए खाली प्रेफर यूज करें, जैसे एक और उदाहरण देखिए, आई वुड प्रेफर रन टू स्लीप, ठीक है। नोटिस इस बात पे करिए, आई वुड प्रेफर रन टू स्लीप। इसका मतलब समझ गए कि मैं दौड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा इस एक्शन की तुलना में। तो एक्शन 1 हो गया और ये एक्शन 2 हो गया। V1 हुआ है, सही है, 2 हमने लगाया है प्रेफर के लिए। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि अगर वुड प्रेफर है तब तो दोनों तरफ V1 आएगा और 2 का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे वुड हटा के खाली प्रेफर करें, आई प्रेफर, तो वर्ब अगर हो तो यहाँ जीरन लगाएंगे, रनिंग टू स्लीपिंग। मतलब एक ही है, मैं सोने से ज़्यादा दौड़ना पसंद करता हूँ, समझ रहे हैं। तो खाली प्रेफर हो तो दोनों तरफ जीरेंड होगा, और वुड प्रेफर हो तो दोनों तरफ V1 होगा 2 के साथ। प्रेफर है तो 2 तो लगाना ही है, लेकिन कहाँ V1 लगाना है और कहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि जीरेंड लगाना है, ये मैंने बताया। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे खाली प्रेफर का यूज करूँ कि ही, जैसे यहाँ देखिए अगर मैं कहूँ कि ही प्रेफर्स डाई टू बेग, ठीक है। प्रेफर है, वर्ब की तरह यूज हम कर रहे हैं, वुड प्रेफर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगाना है V1। और यहाँ पे प्रेफर्स डाई टू बेग, ये गलत है। प्रेफर जब अकेले आए तो क्या लगाना है, डाइंग। तो ही प्रेफर्स डाइंग बेगिंग, सही है। यानी कि भीख मांगने से ज़्यादा वो मरना पसंद करता है। लेकिन अगर हम यहाँ वुड प्रेफर लगाएं तब क्या हो जाएगा, ही वुड प्रेफर बेग डाई टू बेग। या इसी वाक्य को हम कैसे कहेंगे, ही वुड
rather die than beg। तो दोनों का मतलब यहाँ एक ही है, वुड प्रेफर और वुड रेदर का। बस ध्यान ये रखना है, वुड प्रेफर है तो 2 लगाइए, वुड रेदर है तो देन लगाइए, बाकी V1 ही रहेगा। और प्रेफर अगर अकेले यूज करते हैं तो फिर आपको जीरन लगाना होगा, दोनों तरफ ये गलत हो जाएगा। सूनर का यूज अगर कर रहे हैं, जैसे ही वुड सूनर सिंग देन डांस, तो ये भी ध्यान रखना है कि वुड सूनर हो, ही वुड सूनर सिंग देन डांस, यानी कि देन का प्रयोग करना है, वुड सूनर अगर हो तब, और इधर दोनों तरफ V1, यानी कि वो जितना जल्दी हो सके गाना पसंद करेगा इसके तुलना में। समझ रहे हैं? तो ये मैंने कुछ फ्रेजेस में आपको कुछ बात बताई है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल बेसिक चीज़ें जिसके लिए हम वुड का यूज पढ़ रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ याद ना करना पड़े, आप चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। क्योंकि ग्रामर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन यूज़ में कभी भी हम पहुँच ही नहीं पाते, उसको ला ही नहीं पाते। जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि ही विल टीच देम एवरी डे, ही विल टीच देम एवरी डे। तो आपने फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ा था कि कोई भी इंडेफिनिट हो, कोई भी एक्शन जो बार बार होता है उसको दिखाता है, यानी फ्रिक्वेंटली होता है उसको दिखाता है। तो ही विल टीच देम एवरी डे, यानी कि वह प्रत्येक दिन उन लोगों को पढ़ाएंगे, प्रत्येक दिन पढ़ाएंगे, ये फ्यूचर की बात है। तो अगर हम वुड का यूज करें तो ये पास्ट की बात हो जाएगा, ही वुड टीच देम एवरी डे। ठीक है, ही वुड टीच देम एवरी डे, यानी कि वह हर दिन यानी प्रत्येक दिन उन लोगों को पढ़ाया करते थे। तो वुड का यूज जो हम करते हैं इसको हम कई तरह से करते हैं। पहला तो मैंने जो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि पास्ट हैबिट के लिए भी इनका यूज होता है। समझ रहे हैं? तो अगर सिंपली वुड लिखा हुआ हो सब्जेक्ट के बाद तो उसको पास्ट में समझिएगा, पास्ट हैबिट है, फ्रीक्वेंट एक्शन है पास्ट का। जैसे सी वुड टेल अ लाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? सी वुड टेल अ लाई, इसका मतलब क्या हो गया? वह झूठ बोला करती थी, पास्ट में हो जाएगा, पास्ट फॉर्म है ना। और अगर हम विल लगाएं तो क्या हो जाएगा? वह झूठ बोला करेगी। तो ये वुड जो है ये पास्ट फॉर्म है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ही वुड स्पीक द ट्रूथ, तो इसका मतलब हो गया कि वह सच बोला करता था, पास्ट में। गांधी जी रोज चरखा चलाया करते थे, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह चरखा चलाया करते थे। समझ रहे हैं? तो ये पास्ट हैबिट है। तो कहेंगे कि सर पास्ट हैबिट है तो पास्ट के लिए यूज टू का भी प्रयोग होता है। जैसे सी वुड टेल अ लाई है, तो क्या यहाँ सी यूज टू टेल अ लाई कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे कहूँ सी यूज टू टेल अ लाई, तो यूज टू तो एक स्पेशल है ही, मोडाल हेल्पिंग वर्ब जो पास्ट हैबिट बताता है। और मैंने आपको बताया है कि यूज टू की जगह अगर आप चाहें तो पास्ट में ऐसे ही बोल सकते थे, सी वॉज यूज टू टेलिंग अ लाई। सही है कि नहीं? सी वॉज यूज टू यानी कि वह झूठ बोला करती थी। यूज टू यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आया है, यहाँ पे मोडाल हेल्पिंग वर्ब है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। यूज टू जब पढ़ाए थे तो मैंने बताया था। इसकी जगह कुछ और भी एडजेक्टिव आप यूज कर सकते हैं। सी वॉज एडिक्टेड टू टेलिंग अ लाई। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब भी यूज टू जो है एडजेक्टिव के रूप में है तो आगे जीरेंड का प्रयोग हुआ है, वर्ब का आईएनजी। इसके लिए एक और वर्ड था, सी वॉज हैबिचुएटेड टू, क्या होगा? टेल या टेलिंग, टेलिंग अ लाई। यूज टू अगर मोडाल हेल्पिंग वर्ब है तभी V1 लगाएंगे सिर्फ। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं या हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, सी वॉज जो एक्चुअली जो वर्ड है इसके लिए है हैबिट, वही लगा देते हैं। सी वॉज हैबिचुएटेड टू टेलिंग अ लाई, सी वॉज हैबिचुएटेड टू टेलिंग अ लाई।
तो सबका पास्ट हैबिट हुआ। वह झूठ बोला करती थी, सी वुड टेल अ लाई, सी यूज्ड टू टेल अ लाई, सी वाज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, सी वाज एडिक्टेड टू टेलिंग अ लाई, सी वाज हैबिचुएटेड टू टेलिंग लाई, सी वाज हैबिचुएटेड 2 बार हो गया है, तो यहाँ पे अकस्टम लिख देते हैं। एक और वर्ड था अकस्टम टू, सही है। लेकिन याद रखिएगा यूज्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, अकस्टम टू एडजेक्टिव तब होगा जब इसके बाद इज एम आर वाज वर लगा हो। और यूज टू सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ रहा है, ये हमारा मोडाल हेल्पिंग वर्ब है। जब ये हेल्पिंग वर्ब है V1, जब ये एडजेक्टिव है तब आगे जीरन लगाएंगे, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम कई तरह से इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक तो हुआ वुड का यूज पास्ट हैबिट के लिए, एक आपने समझा कि वुड का यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन पास्ट, उसके लिए भी हम इनका यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन पास्ट, इनके लिए भी इनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं दे सेड दैट दे विल विन द मैच, ठीक है। तो ये बात कब कही गई है? पास्ट में कही गई है, तो आगे भी पास्ट में होगा। वे लोग कहे थे कि वे लोग मैच जीतेंगे, तो यही भाव आएगा, लेकिन यहाँ पे ग्रामेटिकली वुड लगाना होगा, ये पास्ट फॉर्म है, सही है। He told me that he will admire me, क्या गलती है इसमें? He told me that he will admire me, तो यहाँ पे will गलत है, यहाँ पे will की जगह क्या होगा? would, पास्ट फॉर्म, समझ गए? तो ये भी एक हैबिट है। बाकी would rather, would sooner, would better, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप इसका यूज किए थे, क्या था ना? would you like, would you mind, उससे आप फ्रेजेज में would sooner, would rather के साथ भी यूज किए थे। फ्रेजेज में इनका यूज किया आपने, would rather, would sooner, would prefer, इसके साथ। और पास्ट के प्रोबेबल एक्शंस के लिए यानी कि would have प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ आप यूज करते हैं, तो ये क्या होता है? पास्ट इमेजिनरी एक्शन के लिए, पास्ट इमेजिनरी एक्शन के लिए। तो इसको हम दिखाते हैं, या हम would have बीन का अगर यूज करें, जिसमें बीन मेन वर्ब होगा, तो हम यहाँ लिख दे would have प्लस बीन, तो ये पास्ट इमेजिनरी अवस्था के लिए, पास्ट इमेजिनरी स्टेट के लिए, तो इनके लिए भी इनका प्रयोग करते हैं। तो इन दोनों पे हम एग्जाम्पल जरा देखते हैं। और कंडीशनल में तो भरपूर यूज है, जिसको अभी हमने टच नहीं किया है। सारे मोडाल्स और टेंस दोनों को मिला के कंडीशनल हम पढ़ेंगे। तो देखिए वुड हैव का यूज जो हम कर रहे हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये है पास्ट इमेजिनरी यानी कि अनरियल एक्शन के लिए। जैसे अगर कहना है कि आपने शायद इस किताब को पढ़ा होगा, आपने शायद इस किताब को पहले पढ़ा होगा। तो यहाँ वुड हैव जो है, तो कभी भी हम मोडाल के साथ हैव लगाते हैं, पास्ट इमेजिनरी होता है। तो यहाँ वुड हैव भी सही है, या बिना कोई अंतर के माइट हैव भी लिख सकते हैं। ही वुड हैव रेड दिस बुक बिफोर, या ही माइट हैव रेड। अगर बोलना है कि वह अब तक सो चुकी होगी, तो क्या लिखेंगे? शी वुड हैव स्लेप्ट बाय नाउ, वह अब तक सो चुकी होगी। या वुड हैव की जगह आप चाहे तो क्या लिख सकते थे? माइट हैव स्लेप्ट बाय नाउ, शी माइट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। इस तरह से प्रयोग करिए। वे लोग घर पहुंच चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा? दे वुड हैव रीच्ड होम, यानी कि पास्ट की बात है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक्शन अब तक पूरा हो चुका है, हम श्योर नहीं है।
दे वुड हैव रीच्ड होम, वे लोग घर पहुंच चुके होंगे। या हम कह सकते थे दे माइट हैव रीच्ड होम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लगाते दे मस्ट हैव, तो इसका मतलब हो गया अवश्य पहुंच चुके होंगे। तो भाव थोड़ा चेंज होता है, गलत नहीं है वाक्य। अगर मैं यहाँ लिखूं देयर वुड बी प्लस नाउन, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे वुड हेल्पिंग वर्ब है और बी हमारा मेन वर्ब है। वुड हमारा वीकर फॉर्म है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर का इमेजिनरी एक्शन नहीं, अवस्था है, स्टेट बताएगा, स्टेट ऑफ बीइंग बी है ना। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं देयर वुड हैव बीन, वुड हैव लिखूं और बीन को यहाँ पे मैं मेन वर्ब के रूप में अलग लिख देता हूँ और प्लस नाउन, नाउन यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सिर्फ पास्ट का इमेजिनरी स्टेट है, पास्ट का इमेजिनरी स्टेट है, जैसे पास्ट का इमेजिनरी एक्शन था। आप अच्छा लिखें पढ़े, इसलिए एक्शन और स्टेट दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं कि कोई चीज़ अधूरापन ना रहे। तो अगर बोलना है देयर वुड बी अ स्कूल एट योर विलेज, देयर वुड बी, तो यहाँ बिना कोई अंतर के यहाँ आप चाहें तो माइट भी लिख सकते हैं। देयर वुड बी का इक्वल मीनिंग जो होगा माइट बी के सेंस में जो होता है वही है। देयर वुड बी ए स्कूल एट योर विलेज, देयर माइट बी मतलब हो सकता है आगे भविष्य में, देयर माइट बी। यहाँ पे देयर कुड भी लगाते तब भी सेंस वही जाता स्पीकर फॉर्म में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि देयर वुड हैव बीन, तो इसका मतलब हो गया रहा होगा। देयर वुड हैव बीन, शायद कोई विद्यालय रहा होगा आपके गांव में, आपके गांव में शायद कोई विद्यालय रहा होगा। देयर वुड हैव बीन ए स्कूल एट योर विलेज, शायद रहा होगा। तो यहाँ वुड हैव बीन को बिना कोई अंतर के हम बदलना चाहें तो माइट हैव बीन से बदल सकते हैं। देयर माइट हैव बीन, शायद रहा होगा, वुड हैव बीन शायद रहा होगा। मस्ट हैव बीन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जरूर रहा होगा, देयर मस्ट हैव बीन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जैसे अगर बोलना है कि आपके मन में शायद कुछ गलत बात रहा होगा, तो कैसे लिखेंगे, देयर वुड हैव बीन समथिंग रॉन्ग इन योर माइंड। देयर से ऐसे बनाएंगे, देयर से हम कोई चीज़ के बारे में बताते हैं, तो देयर के साथ जब हम वाक्य का शुरुआत कर रहे हैं तो आगे कॉम्प्लीमेंट में नाउन रखना है, सिर्फ नाउन, एडजेक्टिव नहीं। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को हम इट से भी बनाएंगे सीजन मौसम टाइम के लिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि इट वुड हैव बीन 5 o'clock when you knocked at my door, इसका एग्जैक्ट मतलब समझिए, इट वुड हैव बीन 5 o'clock when you knocked at my door, यानी कि शायद 5 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे कब, जब आपने मेरा दरवाजा खटखटाया था। तो ये पास्ट का हो गया, वुड हैव बीन 5 o'clock। अगर बोलना है कि 5:15 हो रहा है तब क्या बोलेंगे, छोटा यूनिट को पहले लिखेंगे, 5:15। ठीक है, 4:45 बज रहा होगा तो क्या लिखेंगे, 60 का चौथाई कितना होता है, 15 मिनट, तो 4:45 o'clock। तो 4:45 o'clock 4:45 बज रहा होगा, 5:15 o'clock 5:15 बज रहा होगा। समझ रहे हैं? कब, जब आप दरवाजा खटखटाए थे। या कोई मौसम बताना हो, जैसे अगर बोलना है इट मस्ट हैव बीन अ सनी डे यस्टरडे। समझ में आ रहा है, पास्ट की बात है।
इट क्यों लगाया, दिस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे मौसम की बात हो रही है। तो ये पास्ट में है, देयर मस्ट हैव बीन। अगर हम यहाँ वुड हैव बीन लगाएं तो क्या हो जाएगा, देयर वुड हैव बीन या माइट हैव बीन, एक ही बात है। संभवतः कल दिन निकला होगा, अच्छा दिन होगा, सूरज अच्छा से निकला होगा। तो ये है। अगर बोलना है शायद ठंडी का मौसम होगा जब आप वहाँ गए होंगे, तो इट से बनाना है मौसम के लिए। इट वुड हैव बीन विंटर when you went there। ठीक है, it would have been winter when you went there। ठीक है दोस्तों, तो आज जो मैंने क्लास आपको दिया है वो मोडाल्स में कैन, कुड और विल, वुड के बारे में मैंने आपको बताया है। मोडाल्स जो बता रहे हैं क्योंकि इनका लिखने पढ़ने में भरपूर यूज है, लेकिन इसका यूज़ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मोडाल्स का पैसिव पढ़ना है, समझ रहे हैं। मोडाल्स को हम इन्फिनिटिव में प्रयोग करना सीखेंगे, मोडाल्स का क्यूजेटिव वर्ब के साथ प्रयोग करना सीखेंगे, और मोडाल्स का पैसिव तो हमें सीखना ही है और कंडीशनल में खूब प्रयोग करना है। लेकिन जो बेसिक जानकारी है वो मैं दे रहा हूँ कि क्लियरली पहले समझ लें कि मे कब होता है और कैन कब होता है, विल कब यूज करते हैं, वुड कब यूज करते हैं, शैल कब यूज करते हैं, शुड कब यूज करते हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप पहले ये समझें कि मोडाल्स हम यूज करते क्यों हैं। सही है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मोडाल्स को मैं और धीरे धीरे एलाबोरेट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।